हेलो दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और आज हम इस वीडियो में फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके आने वाले एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। और इसी तरीके के जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हैं, उन सभी एग्जाम के लिए ये लेक्चर इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अब आइए डायरेक्टली क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस अर्निंग पर शेयर इन डिफरेंस एनालिसिस चार्ट इज यूज्ड फॉर। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि एक हम चार्ट बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं EBIT EPS इन डिफरेंस एनालिसिस चार्ट। ये किसके लिए यूज किया जाता है? आपके ऑप्शन हैं इवेल्युएटिंग द इफेक्ट्स ऑफ बिजनेस रिस्क ऑन EPS, examining EPS result for alternative financial plans at varying EBIT levels, determining the impact of change in sales on EBIT, showing the changes in EPS quality over time। तो देखिए, ये जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर देता हूँ मैं। तो इसको मैं डिटेल में आपको पहले समझा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे दो टर्म दिया गया है। पहला है EBIT। EBIT का मतलब क्या है? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो मेन वर्ड याद रखिएगा, अर्निंग। अर्निंग का मतलब क्या है? प्रॉफिट। ये आपको पता है। EPS का क्या मतलब है? अर्निंग पर शेयर, यानी कि पर शेयर कितनी अर्निंग हो रही है, इसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो जो EBIT EPS इन डिफरेंस एनालिसिस चार्ट है, वो जो आपके अर्निंग पर शेयर है उसको कंपेयर करता है डिफरेंट EBIT लेवल्स पे, यानी कि जो अलग अलग लेवल पे आप प्रॉफिट कमा रहे हो उस पे आपका EPS कितना हो रहा है, वो EBIT EPS इन डिफरेंस एनालिसिस चार्ट बताता है। मुझे पता है अभी आपको समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको स्क्रैच से बताता हूँ। देखिए, हमें वेरियस EBIT लेवल्स हैं, उसके लिए हम डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स को हम लेते हैं। इसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स। अब एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ कि ये अल्टरनेटिव या डिफरेंट फाइनेंसिंग प्लान क्या है। जैसे सपोज कर लो कि एक कंपनी है, उसे 1000 की ज़रूरत है आज। ठीक है, कंपनी का नाम हम एक्स रख देते हैं। एक एक्स कंपनी है जिसे 1000 रुपये की ज़रूरत है। तो उसके पास क्या ऑप्शंस हैं? मैं यहाँ पे दो ऑप्शंस बना देता हूँ आप सबके लिए, जिसको हम अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स कहते हैं। जैसे प्लान ए और दूसरा हो जाएगा प्लान बी। दो अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स हो जाते हैं। एक कंपनी को 1000 की ज़रूरत है, उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, कैसे वो 1000 रुपये ले सकता है। तो पहला जो प्लान ए है उसे हम बोलेंगे इक्विटी फाइनेंसिंग। ठीक है, यानी कि ये जो कंपनी है वो शेयर इशू करके 1000 की जो ज़रूरत है उसको पूरा कर सकती है। मान लेते हैं कि ये जो कंपनी है इसने शेयर इशू किया। कितना इशू किया? 10 शेयर इशू किया एट ₹100 ईच। एक शेयर जो है 100 रुपये का है। 10 शेयर इशू किया और एक शेयर कितने का है? 100 रुपये का है। इसका मतलब क्या है? टोटल कंपनी के पास कितना पैसा आ गया? 1000 रुपये आ गया। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको पता है कि जब कंपनी सिर्फ और सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग का इस्तेमाल कर रही है, यानी सिर्फ शेयर इशू कर रही है, तो यानी उसने कोई भी डेट नहीं लिया, कोई भी उधार नहीं लिया, कोई भी बोरिंग्स उसने नहीं की, तो कोई भी उसको डेट नहीं पे करना पड़ेगा। और जब डेट नहीं लिया है तो जाहिर सी बात है कोई भी इंटरेस्ट भी उसको पे नहीं करना पड़ेगा। ये है प्लान ए। अब प्लान बी की तरफ चाहते हैं। अब मान लो कंपनी डेट भी लेती है और इक्विटी भी लेती है, डेट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग। दूसरे में उसने क्या किया कि दोनों ऑप्शन उसने लिया, उसने डेट भी लिया और इक्विटी भी इशू किया। तो मान लेते हैं कि इसमें से जो डेट है, इसने 500 रुपये का डेट ले लिया। ठीक है, और रिमेनिंग जो 500 था वो शेयर इशू कर दिया। इशू वही किया है, यहाँ पे 10 शेयर के बजाय 5 शेयर इशू कर रहा है। शेयर्स एट ₹100 ईच। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 शेयर, 100 शेयर का एक है तो कितना हो जाएगा? 500। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 500 रुपये उसने इशू कर दिया शेयर और 500 रुपये का उसने डेट ले लिया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और है कि अगर आपने डेट लिया है तो जाहिर सी बात है आपको इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, और इंटरेस्ट मान लेते हैं कि 10% के रेट से है, तो आपको यहाँ पे 50 रुपया इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? तो ये दोनों चीज़ें आपको समझनी ज़रूरी है कि जो EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस है वो कंपेयर करता है अर्निंग पर शेयर यानी EPS को, जो कि जनरेट किए जाते हैं बाय डिफरेंट फाइनेंशियल प्लान्स या फिर अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स को यूज़ किए हुए। अभी मैं और आपको डिटेल में समझाऊंगा।
फिलहाल आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आपको पता चल गया कि प्लान ए क्या है या प्लान बी क्या है, या और भी प्लान सी डी ई हो सकता है, जिसको हम अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स कहते हैं। अब मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ आपको समझाने के लिए, आप भी साथ-साथ लिखते रहना। मैंने यहाँ पे लिखा है ईबीआईटी लेवल। ईबीआईटी लेवल का मतलब क्या है? प्रॉफिट लेवल। दूसरा कॉलम जो है वो प्लान ए का हो जाएगा। तीसरा कॉलम जो है वो प्लान बी का बना देता हूँ, और आखिरी जो है वो बना देता हूँ बेटर प्लान का। ठीक है? तो यहाँ पे प्लान ए में मैं क्या लिखता हूँ? ईपीएस, क्योंकि हमें ईपीएस ही कंपेयर करना है, दोनों में ईपीएस कंपेयर करना है। ठीक है? मान लेते हैं कि डिफरेंट जो ईबीआईटी लेवल्स है वो मैं आपके लिए लिख दे रहा हूँ। जैसे मान लेते हैं 50, कंपनी अगर ₹50 कमाती है तो क्या होगा? मान लेते हैं 100। अलग-अलग प्रॉफिट के लेवल्स हैं यहाँ पे मैंने आप सभी के लिए लिख दिया है। मान लेते हैं कि 150, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मैं आपको देके बता रहा हूँ रफली। मान लो 50, 100, 150, 200 ये अलग-अलग प्रॉफिट के लेवल्स हैं कि ₹50 कंपनी कमाती है तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा, ₹100 कमाती है तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा, और ₹200 कमाती है तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो अर्निंग पर शेयर जब हम इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं तो उस समय जो पर शेयर यानी अर्निंग पर शेयर जो है वो कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। अर्निंग पर शेयर इज इक्वल टू होता है ईबीआईटी डिवाइड बाय जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं। तो 10 शेयर इशू किया गया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 10 शेयर इशू किया गया है और यहाँ पे 5 किया गया है, तो हम डिवाइड कर लेंगे। ईबीआईटी कितना है हमारा, प्रॉफिट कितना है, ₹50 है, और 10 शेयर से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ₹5। ये आपका आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। ये सिर्फ मैं आपको एक करके बता रहा हूँ, बाकी आप खुद से कैलकुलेट कर सकते हो। तो प्लान ए में जब ईबीआईटी लेवल 50 होगा, यानी प्रॉफिट कंपनी ₹50 कमा रहा होगा, तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा, ₹5 होगा। इसी तरीके से जब कंपनी ₹100 कमाएगा तो अर्निंग पर शेयर क्या होगा, ₹10, और 150 जब कमाएगा तो ₹15 हो जाएगा, और इसी तरीके से जब 200 कमाएगा तो ₹20 हो जाएगा, क्योंकि 10% के हिसाब से ही आप देख रहे हैं कि आंसर आ रहा है। तो ये तो था प्लान ए का ईपीएस। प्लान बी का ईपीएस निकाल लेते हैं। अगर हम प्लान बी में देखें तो हमने देखा है कि डेट भी यूज़ किया गया है और इक्विटी भी यूज़ किया गया है। तो इसका ईपीएस कैसे निकलेगा, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट जो कि ₹50 है, आपको पता है, डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 5 है। ठीक है? तो ईबीआईटी हमारे पास कितना है, 50 है। इंटरेस्ट 50 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 0। 0 डिवाइड बाई 5 करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई मतलब नहीं है उसका। तो पहले में क्या हो जाएगा, 0, यानी एक कंपनी जब ₹50 कमा रही है और हम प्लान बी की तरफ जाते हैं तो अर्निंग पर शेयर 0 होगा। उसी तरीके से जब दूसरे पे आएँगे तो कितना होगा, 10, और जब ₹150 कमा रहा होगा तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और जब ₹200 कंपनी कमाएगा तो यहाँ पे अर्निंग पर शेयर जो है वो ₹30 हो जाएगा। तो ये जो ईबीआईटी ईवीएस इंडिफरेंस एनालिसिस, जो इंडिफरेंस लिखा हुआ ना, तो कभी भी किसी एक पॉइंट पे इंडिफरेंस होगा। तो आप देख रहे हो कि जब कंपनी ₹100 कमा रही है तो जो दोनों जो प्लान्स हैं उनका जो अर्निंग पर शेयर आ रहा है वो सेम है, यानी कंपनी यहाँ पे इंडिफरेंट हो जाएगी। कोई भी ऑप्शन आप चूज कर लो, कोई मतलब नहीं है। इसको हम क्या बोलेंगे, इन इंडिफरेंट पॉइंट। समझ में आ रहा है आपको? तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब समझ लेते हैं कि दोनों में से बेटर प्लान कौन है। तो ज़ाहिर-सी बात है, आप पहला देखो, जब कंपनी ₹50 कमा रही है, तो अगर हम ईपीएस देखें, प्लान ए में अगर हम इक्विटी यूज़ करते हैं, तो ₹5 आपको अर्निंग पर शेयर हो रहा है। यानी कि यहाँ पे प्लान ए जो है, वो बेटर है। इसी तरीके से दूसरे में देखेंगे तो कोई भी बेटर नहीं है, कोई भी आप चूज़ कर लो, इंडिफरेंट पॉइंट हो जाएगा। दूसरे में आप देखोगे तो प्लान बी ज़्यादा बेहतर है। इसी तरीके से तीसरे में आप देखोगे तो फिर से प्लान बी जो है वो बेटर है। अब वापस से ये जो ऊपर लाइन लिखी है इसको खुद से पढ़ो। यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो, जब भी हम अलग-अलग अल्टरनेटिव फाइनेंशियल प्लान्स को बनाते हैं, ठीक है? जैसे यहाँ पे हमने प्लान ए बनाया, यहाँ पे प्लान बी बनाया, इसी तरीके से सी, डी, ई बना सकते हैं। उसमें जो प्लान अगर हमने अडॉप्ट किया है उससे जो भी हमारी अर्निंग पर शेयर जनरेट हो रही है, ठीक है? यहाँ पे देखिए ये सारे ईपीएस हैं आपके। तो इसका हम कंपैरिजन करते हैं वेरियस ईबीआईटी लेवल से, यानी जो हमारे ये ईबीआईटी लेवल्स हैं इनसे हम कंपेयर करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन के लिए ये जो मैंने चार्ट बनाया है
इसी को हम बोलते हैं EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अब वापस से क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि EBIT EPS इंडिफरेंस एनालिसिस चार्ट is used for examining EPS result for alternative financial plans at varying EBIT levels। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर हो जाएगा B। अब आइए बढ़ते हैं आगे। The assumptions of hypothesis of capital structure do not include the following। आपको क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है? कैपिटल स्ट्रक्चर से। और कैपिटल स्ट्रक्चर में हाइपोथेसिस से क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें भी आपको अजम्पशन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा हाइपोथेसिस का अजम्पशन नहीं। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी मैंने डिटेल में पढ़ाया हुआ है। अगर आपने कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, कैपिटल स्ट्रक्चर की थ्योरी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आपको देखने को मिलता है। तो सारे थ्योरीज का मैं नाम लिख देता हूँ सिर्फ। पहले थ्योरी है NI अप्रोच, दूसरी थ्योरी है NOI अप्रोच, तीसरी है ट्रेडिशनल अप्रोच और चौथी है अप्रोच। सारे थ्योरीज को आपको पता होना चाहिए कौन सा रेलेवेंट है, कौन सा इररेलेवेंट है। तो जो फर्स्ट थ्योरी है NI अप्रोच, ये रेलेवेंट थ्योरी है। दूसरा जो है वो इररेलेवेंट है। तीसरा जो है वो रेलेवेंट है और जो चौथा है वो इररेलेवेंट थ्योरी है ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। तो आपको याद करना आसान होगा। पहला रेलेवेंट, इररेलेवेंट, रेलेवेंट, इररेलेवेंट, यानी अल्टरनेट जो है इस तरीके से होगा। तो क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा गया है? अप्रोच से, जिसको दिया है मोदी, गिलानी और मिलर, दोनों ने मिलकर दिया है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और अजम्पशन से क्वेश्चन पूछा गया है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। पहला है कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट, तो ये बिल्कुल गलत है। जो अप्रोच है वो ये कहता है कि जो आपका कैपिटल मार्केट है वो परफेक्ट है, यानी कि परफेक्ट कैपिटल मार्केट, ये पहले ही उसकी अजम्पशन है। यानी कि यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं है। इंफॉर्मेशन जो है वो रेडली या जिसको हम बोलते हैं फ्रीली अवेलेबल होता है, यानी कि जो कैपिटल मार्केट है वो आपका परफेक्ट होगा। तो पहला जो है गलत हो जाएगा। दूसरा दिया है इन्वेस्टर्स हैव होमोजीनस एक्सपेक्टेशंस, यानी कि जो भी आपके इन्वेस्टर्स हैं उनकी जो एक्सपेक्टेशन है सबकी सेम। ऑल द इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट द सेम फ्यूचर अर्निंग्स एंड रिस्क, तो ये बिल्कुल सही अजम्पशन है, सही है। नेक्स्ट है ऑल फॉर्म्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू होमोजीनस रिस्क क्लास, तो ये भी अजम्पशन है कि फॉर्म विद सिमिलर बिजनेस रिस्क आर ग्रुप्ड टुगेदर, कि अगर फर्म जो है वो एक तरीके के बिजनेस रिस्क जो बियर कर रही हैं तो उनको हम एक होमोजीनस बिजनेस क्लास में रख सकते हैं, ये भी सही अजम्पशन है। नेक्स्ट है डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 100% एंड देयर इज नो कॉर्पोरेट टैक्स, तो ये भी बिल्कुल सही है कि 100% डिविडेंड पे आउट होता है, कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स नहीं होता है। ठीक है, एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो कि ओरिजिनल आपके अप्रोच था, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो विदाउट टैक्सेस था। देखिए, जो अप्रोच है वो 2 बार दिया गया था। पहली बार दिया गया था 1958 में, ये फर्स्ट टाइम था, और सेकंड टाइम दिया गया था 1963 में। जब 1953 में दिया गया था तो ये विदाउट टैक्सेस था, यानी कोई भी कॉर्पोरेट टैक्स उस समय नहीं था। और 1963 में जब दिया दोबारा इसको दिया गया रिफाइन करके, तो वहाँ पे टैक्सेशन इंक्लूड किया गया था, क्योंकि आपको पता है कि इनकम टैक्स एक्ट कितना है 1962 IT एक्ट। तो 1962 में इनकम टैक्स आ गया था, तो 1963 में इसमें टैक्सेशन को भी इंक्लूड कर दिया गया था। लेकिन ओरिजिनली यहाँ पे अप्रोच में टैक्सेशन नहीं है, जो कि 1958 में दिया गया है। तो ये भी अजम्पशन बिल्कुल सही है। तो सिर्फ फर्स्ट जो है वो अजम्पशन नहीं है कि कैपिटल मार्केट आर इम्परफेक्ट, कैपिटल मार्केट आर परफेक्ट। तो ये पूछा है विच आर द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द अजम्पशन, तो ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। तो सेकंड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स, आपको बताना है कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो टर्म है उसका क्या मतलब है। अभी आपने देखा कि आपसे क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था? कैपिटल स्ट्रक्चर के थियरी से। अब आपको कैपिटल स्ट्रक्चर जो टर्म है उससे पूछ लिया गया। तो आपको कैपिटल के बारे में तो पता ही होगा कि कैपिटल वो पैसा है जो हम बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो कैपिटल स्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? मिक्स ऑफ, यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल स्ट्रक्चर मीन्स द मिक्स ऑफ long term
सोर्सेस ऑफ फाइनेंस यूज्ड बाय अ कंपनी। इसका मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस को ही हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। इसमें डेट और इक्विटी का एक कॉम्बिनेशन हो सकता है। मिक्स का मतलब क्या है, मिक्सचर। यहाँ पे डेट भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और इक्विटी के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कितना प्रोपोर्शन इस्तेमाल करना है वो कंपनी पे डिपेंड करेगा, बट ये लॉन्ग टर्म सोर्सेज का एक मिक्स होता है जिसको हम कैपिटल स्ट्रक्चर कहते हैं। तो सारे ऑप्शंस को देख लेते हैं। फर्स्ट है लॉन्ग टर्म डेट। तो लॉन्ग टर्म डेट होता ही है, इसमें हम डिबेंचर को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर लॉन्ग टर्म जो लोन्स होते हैं, लंबे समय के जो लोन्स हम बैंक वगैरह से लेते हैं, इसको इंक्लूड कर सकते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक ये भी होता है। प्रेफर्ड स्टॉक का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसको हम बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये देखिए, जो प्रेफर्ड स्टॉक जो टर्म है ना, वो जनरली यूएस से में यूज़ किया जाता है, यूएस में यूज़ किया जाता है। और जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल यूज़ किया जाता है, ये टर्म जो है वो इंडिया या फिर आपको यूके वगैरह में देखने को ये टर्म देखने को मिलता है। तो प्रेफर्ड स्टॉक का क्या मतलब है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये भी कैपिटल स्ट्रक्चर में इंक्लूड किया जाता है। और इक्विटी शेयर्स ये भी इंक्लूड किया जाता है। तो पहला ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि द टर्म कैपिटल स्ट्रक्चर मींस लॉन्ग टर्म डेट, प्रेफर्ड स्टॉक विच मींस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल एंड ऑल्सो इंक्लूडेड इक्विटी शेयर्स। देखिए, करंट एसेट बिल्कुल इंक्लूड नहीं किया जाता है, शॉर्ट टर्म डेट्स इंक्लूड नहीं किया जाता है, वर्किंग कैपिटल इंक्लूड नहीं किया जाता। तो इसलिए बाकी ऑप्शन जो है उतना एक्यूरेट नहीं है। थर्ड का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट शुड बी द ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो इफ आर इज इक्वल टू 15% एंड के ई इज इक्वल टू 12%। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि ऑप्टिमम पे आउट रेशियो कितना होगा अगर आर जो है आपका 15% है और के जो है वो 12% है। आर का मतलब क्या है, रेट ऑफ रिटर्न, और के ई का क्या मतलब होता है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। और क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है आपको, डिविडेंड से। तो डिविडेंड में आर का मतलब क्या होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। आपको क्वेश्चन में कह रहा है कि आर जो है वो ज़्यादा है के ई से। आर कितना दिया है, 15%, जो कि ज़्यादा है 12% से। यही आपको क्वेश्चन में दिया है। तो आपको बताना है कि ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या होगा, यानी कि कंपनी कितना मैक्सिमम जो है डिविडेंड पे कर सकती है। तो डिविडेंड की जो थ्योरी है वो आपने पढ़ा होगा, जैसे वॉल्टर का मॉडल है, गॉर्डन का मॉडल है, या एमएम अप्रोच है, या ग्राहम एम डॉट का मॉडल है। ये सारी चीज़ें आपने पढ़ी होंगी। तो यहाँ पे डिसीजन रूल से क्वेश्चन पूछा गया है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डिसीजन रूल्स इफ, यहाँ पे इफ है, ध्यान रखिएगा। डिसीजन रूल्स कैसे निकालते हैं, कंपनी किस तरीके की है, कंडीशन क्या है, और ऑप्टिमम पे आउट, सॉरी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ये शॉर्ट में मैं लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, आप समझ जाइएगा। समझ लो वापस से, ये क्या है, कंपनी, कंपनी की क्या कंडीशन है, और ये है ऑप्टिमम, यहाँ पे देख लो यही सब है, ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो। ठीक है। पहली सिचुएशन क्या होती है, इफ आर इज ग्रेटर देन के, जो क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर आपका रेट ऑफ रिटर्न जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से। सिंपली आप ये कहो कि कॉस्ट आपका कम है, रिटर्न ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो कंपनी है वो ग्रोइंग कंपनी है, ग्रोइंग फर्म जिसको हम कह सकते हैं। अगर आपका रिटर्न ज़्यादा है, कॉस्ट कम है, तो इसका मतलब है कि आप ग्रो करोगे, ग्रोइंग फर्म हो आप। तो जब आप ग्रोइंग फर्म हो तो आपको क्या करना चाहिए, पैसे को रिटेन करना चाहिए, तभी तो आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। तो कंडीशन ये होती है, डिसीजन रूल्स में ये लिखा गया है कि जब एक ग्रोइंग फर्म है जिसका जो रिटर्न है वो ज़्यादा है कंपेयर टू कॉस्ट, तो वो पैसे को रिटेन करती है फॉर फर्दर री इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो जो हो जाता है वो हो जाता है 0। यानी कि वो जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको उस समय कोई भी पैसा नहीं देती है, क्योंकि वो ग्रोइंग फर्म है। जब ग्रो करेगी तो उसको पैसे की ज़रूरत होगी, वो इन्वेस्ट करे, तो वो डिविडेंड पे आउट रेशियो 0 रखती है। दूसरा कंडीशन इसका उल्टा होता है कि आर कम है के ई से, यानी के ई ज़्यादा है। सपोज कर लेते हैं कि जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो 10% है और जो रिटर्न है वो 8% है। तो ऐसे फर्म को हम बोलेंगे डिक्लाइनिंग फर्म। ठीक है। ऐसी फर्म जिसमें कॉस्ट आपकी ज़्यादा आ रही है, रिटर्न कम है,
तो उसका मतलब है कि आप जब ग्रो ही नहीं कर सकते, आपका कोई चांसेस नहीं है फ्यूचर में ग्रो करने का, तो आप पैसे रख के करोगे क्या? तो आप जो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो है, वहाँ पे कंपनी 100% कर देती है, यानी जितना पैसा कमा रही है वो सारे डिस्ट्रीब्यूट कर दे रही है, यानी ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो यहाँ पे 100% हो जाएगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें इन्वेस्टमेंट करने का कोई स्कोप नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी नहीं है। और आखिरी जो होती है वो होती है कांस्टेंट, या फिर इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म कब कही जाएगी? जब R इज इक्वल टू के ई। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा, यहाँ पे स्क्रीन में कोई इशू आ गया है। 10 इज इक्वल टू 10 लिख देते हैं। जब आपका रिटर्न और कॉस्ट दोनों बराबर हो तो उसको हम बोलते हैं नॉर्मल फॉर्म है। यहाँ पे आप ये बोलते हो कि एवरी पे आउट रेशियो इज ऑप्टिमम। तो यहाँ पे कंडीशन कौन सा था? ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकंड है और ये थर्ड है। तो आप देख रहे हो कि फर्स्ट कंडीशन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि R जो है वो ज़्यादा है KE से, तो ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो कितना हो जाएगा आपका? 0। तो फोर्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा D, 0। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ द कंपनीज डिविडेंड पे आउट रेशियो इज 60%, अगर एक कंपनी जो है वो 60% डिविडेंड पे कर देती है एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज 16%, ग्रोथ रेट वुड बी। आपको बताना है ग्रोथ रेट क्या होगा। देखो सपोज कर लो कि एक कंपनी जो है वो 100 रुपये कमाती है, डिविडेंड उसमें से कितना पे कर देती है? 60%, यानी 60 रुपीज़। तो अपने पास कितनी रखती है? 40 रुपीज़, 40%। तो ग्रोथ का फॉर्मूला क्या होता है? G इज इक्वल टू बी इंटू आर। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना। G का मतलब क्या है? ग्रोथ रेट। B का मतलब क्या होता है? रिटेंशन रेशियो, यानी कंपनी डिविडेंड देने के बाद कितना रिटेन कर रहा है, कितना प्रतिशत पैसा अपने पास रख रहा है। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो कि कंपनी जो है 60% जो है वो डिविडेंड पे कर दे रही है, तो 40% जो है वो अपने पास रख रही है। तो रिटेंशन रेशियो कितना हो जाएगा? 40%। आर का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, या इसको हम यहाँ पे बोल सकते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जो कि क्वेश्चन में दिया गया है आपका 16%। ये आपको गिवन है। तो ग्रोथ इज इक्वल टू बी इंटू आर। बी क्या है? रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो हमने निकाला है 40%, मल्टीप्लाई बाई आर। आर क्या है आपका? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये है 16%, मल्टीप्लाई करेंगे 64, तो 640% हो जाएगा। परसेंटेज 100 है तो डिवाइड करेंगे 640 डिवाइड बाई 100 करेंगे तो क्या होगा? 6.4%। ये आपका ग्रोथ रेट आ जाएगा 6.4। तो फिफ्थ का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 6.4%। उम्मीद है आपको यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गॉर्डन्स मॉडल। अभी मैंने आपको डिविडेंड मॉडल बताया, उसमें मैंने आपको गॉर्डन का मॉडल बताया, वहीं से क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है। तो सारे ऑप्शंस को, सारे स्टेटमेंट को एक बार देख लेते हैं। व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस एंड डिविडेंड पे आउट डिक्रीजेस। दूसरा दिया है व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द प्राइस पर शेयर डिक्रीजेस, यहाँ पे इंक्रीज कर रहा था, यहाँ डिक्रीज कर रहा है, एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो इंक्रीजेस, यहाँ पे डिक्रीज कर रहा था। व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, price per share increases and dividend payout decreases. When internal rate of return is lower than cost of capital, the price per share increases and dividend payout decreases. तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है गॉर्डन्स के डिविडेंड मॉडल से। ये एक रेलेवेंट अप्रोच है। रेलेवेंट अप्रोच का क्या मतलब है? ये थियरी ये बताती है कि डिविडेंड डिसीजन will impact the value of the firm and market price of shares. Dividend decision will impact the value of the firm and market price of shares. और इसको किसने दिया है? मायरन गॉर्डन ने। इनका पूरा नाम क्या है? आ रहे हैं यहाँ पे MYRON, मायरन गॉर्डन।
तो ये रेलेवेंट थ्योरी है, ये कहता है कि कंपनीज डिविडेंड पॉलिसी विल अफेक्ट इट्स मार्केट वैल्यू एंड शेयर प्राइस। तो गॉर्डन मॉडल ये बोलता है कि जो भी हमारे इन्वेस्टर हैं वो आज की जो डिविडेंड होती है उसको वो प्रेफर करते हैं, क्योंकि फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, फ्यूचर में उनको प्रॉफिट कंपनी होगा नहीं होगा, उनको डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जो इन्वेस्टर हैं वो आज के डेट में जो डिविडेंड उनको मिल रहा है उसको प्रेफर करते हैं, और इसी को ही हम बोलते हैं बर्ड इन द हैंड थ्योरी। इसी को हम बोलते हैं बर्ड इन द हैंड थ्योरी, जो कि गॉर्डन ने दिया। बर्ड का मतलब क्या है? डिविडेंड, यानी कंपनी के जितने भी इन्वेस्टर हैं वो आज जो उनको डिविडेंड मिल रहा है वो उनको ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ना कि फ्यूचर में जो उनको मिलना है। तो ये बेसिक आपको डिविडेंड थ्योरी समझ में आ गई। अब डिसीजन रूल्स पे आ जाते हैं। डिसीजन रूल्स कैसे होगा? सेम चीज़ होगा, कंपनी है, उनकी क्या कंडीशन है, और ऑप्टिमम डिविडेंड पे आउट रेशियो वही निकालेंगे। इसमें भी वही है, अगर आपके ग्रोइंग फर्म है तो रिटर्न उसका ज़्यादा होगा कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी। यहाँ पे डिविडेंड पे आउट रेशियो जो है वो ज़ीरो होता है। दूसरा क्या है? डिक्लाइनिंग फर्म है, डिक्लाइनिंग फर्म इसका उल्टा हो जाएगा, आपका कॉस्ट जो है वो ज़्यादा आ जाएगा, तो यहाँ पे 100% डिविडेंड पे आउट रेशियो हो जाएगा। तीसरा जो है वे कांस्टेंट या नॉर्मल फर्म के केसेस में होता है, जहाँ पे आर इज इक्वल टू के दोनों होता है। तो यहाँ पे जितने भी आपके डिविडेंड पे आउट रेशियो होते हैं सारे ऑप्टिमम होते हैं। एवरी पे आउट रेशियो इज़ ऑप्टिमम, एवरी जो पे आउट रेशियो है वो आपका ऑप्टिमम होता है, कोई भी चूज़ कर लो। तो ये बेसिक जो है वो डिसीजन रूल्स हैं, कंडीशन आपको मैंने सारे बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है कि व्हेन इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको आर भी आप यहाँ मान लो, आर इज़ ग्रेटर देन, तो यानी आर ग्रेटर है, पहला कंडीशन है, देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, यानी पहले ही कंडीशन में ये फॉल कर ले रहा है। आर यहाँ पे कह रहा है ज़्यादा है, कॉस्ट उसकी कम है, द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस, जो पर शेयर प्राइस है वो इंक्रीज करेगा, और डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीज होगा, कम होगा। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ज़ीरो लिखा है। तो धीरे धीरे डिक्रीज ही होगा, कम ही होगा, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहेंगे ऐसे में, क्योंकि ग्रोइंग फर्म है, अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं, तो वो पैसा अपने पास रिटेन करेगा। तो जो डिविडेंड पे आउट रेशियो है वो धीरे धीरे कम होगा। और मैंने आपको बताया है कि जो गॉर्डन का डिविडेंड मॉडल था वो रेलेवेंट थ्योरी है, वो ये कहता है कि जो डिविडेंड डिसीजन है वो आपके वैल्यू ऑफ द फर्म को और मार्केट प्राइस दोनों को इम्पैक्ट करेगा, यानी कि प्राइस पर शेयर जो है वो इंक्रीज भी होगा। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है कि इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, द प्राइस पर शेयर इंक्रीजेस एंड डिविडेंड पे आउट रेशियो डिक्रीजेस। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द सेंसिटिविटी ऑफ एन एसेट रिटर्न टू द रिटर्न ऑन मार्केट इंडेक्स इज रेफर्ड टू एज इट्स। तो देखिए, जो सेंसिटिविटी बताता है वो बताता है बीटा। देखिए, जब भी आपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं केओ, या इसको हम WACC बोलते हैं, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो इसमें आपने एक पढ़ा होगा कैपम मॉडल, पढ़ा होगा, याद आ रहा होगा आपको, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, जिसमें आपने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन सिक्योरिटी पढ़ा होगा, एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का, RF प्लस बीटा RM माइनस RF, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो बीटा है वो सेंसिटिविटी को ही बताती है। बीटा हमें ये बताता है कि अगर हमें मार्केट का जो रिटर्न है उसमें कुछ चेंज हो जाए तो जो आपके शेयर के प्राइजेस हैं उसमें कितना चेंजेस होगा, यही सेंसिटिविटी बीटा में बताती है। बीटा टेल्स अस इफ द मार्केट रिटर्न चेंजेस हाउ मच विल द स्टॉक्स रिटर्न चेंजेस। यहाँ पे स्टॉक रिटर्न्स का मतलब क्या है? शेयर ऑफ द कंपनी। सिंपली आप ये समझो कि अगर मार्केट में कोई परिवर्तन होता है, ठीक है, तो उससे आपके जो शेयर्स हैं उनमें क्या बदलाव आएगा, यही बीटा बताता है। अब यहाँ पे बीटा की अलग अलग वैल्यू दी गई कि अगर हमें बीटा की वैल्यू 1 है तो उसका मतलब क्या है, एक मैं बता देता हूँ, बाकी आप समझ जाइएगा। बीटा मूव्स एग्जैक्टली लाइक द मार्केट। अगर मान लेते हैं बीटा की वैल्यू अगर 1 है,
इसका मतलब क्या है कि जिस तरीके से आपका स्टॉक मूव कर रहा है उसी तरीके से मार्केट भी मूव करेगा। स्टॉक मूव करने का मतलब क्या है? शेयर्स ऑफ अ कंपनी, ठीक है। जिस तरीके से मार्केट मूव कर रहा है उसी तरीके से स्टॉक भी आपका मूव करेगा, एग्जैक्टली सेम। 1 रुपये मार्केट में बढ़ रहा है तो स्टॉक की वैल्यू भी आपकी 1 रुपये बढ़ जाएगी। इसी तरीके से अगर 1 से ज़्यादा है बीटा की वैल्यू तो जो स्टॉक है वो तेज़ी से मूव करेगा एज़ कम्पेयर टू मार्केट। इसी तरीके से अगर बीटा जो है वो 0 है तो नॉट अफेक्टेड लिख सकते हैं इसको। और भी सारी चीज़ें होती हैं अगर बीटा जो है 0 से ज़्यादा है या और भी तरीके के। फिलहाल ये 3 जो है वो इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दी। तो सेंसिटिविटी कौन बताता है? बीटा। तो 7th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अब बढ़ते हैं आगे। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच इज नॉट बेस्ड ऑन द फॉलोइंग। देखिए मैंने आपको वेल्थ मैक्सिमाइजेशन और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है पहले लेक्चर में। अगर आपने वो लेक्चर नहीं दिखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पर डिटेल में आपको नहीं बताने वाला। तो देखिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वर्सेस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, वहां से भी आप पढ़ सकते हो। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो अप्रोच है वो बेस्ड होता है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे, यानी कि हमारी कॉस्ट कम है, बेनिफिट ज़्यादा है, तो इससे भी हमें फ़ायदा होगा। ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंतर्गत आता है। कैश फ्लो अप्रोच भी इसमें इंक्लूड किया जाता है कि कितना हमारा जो है कैश इनफ्लो हो रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको भी इंक्लूड किया जाता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में। फंड फ्लो अप्रोच का इस्तेमाल हम कभी भी नहीं करते वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अप्रोच के अंतर्गत। तो 8th का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फंड फ्लो अप्रोच। अब आइए आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब अगला क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछ लिया गया है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कौन सा एक एडवांटेज है। तो सारे ऑप्शंस को एक बार इवेल्युएट कर लेते हैं। फर्स्ट है इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजंस एंड प्रॉफिट। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का ये एडवांटेज ये होता है कि हम जो फाइनेंशियल डिसीजन है और प्रॉफिट उसको लिंक कर सकते हैं। कैसे लिंक कर सकते हैं? एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। सपोज कर लो कि हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी। प्रोजेक्ट ए जो था वो हमें 8 लाख रुपए एज अ प्रॉफिट दे रहा था, पी लिख देता हूँ मैं। प्रोजेक्ट बी जो था वो 10 लाख प्रॉफिट हमें दे रहा था। तो हमारे पास फाइनेंशियल डिसीजन लेने की क्षमता है, हम एक फाइनेंशियल मैनेजर हैं, तो हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट बी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। तो प्रोजेक्ट बी को सेलेक्ट करने के वजह से ही हमें 10 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट हुआ है। तो जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसका सबसे बड़ा एडवांटेज, जो मेजर एडवांटेज है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मेजर जो एडवांटेज है वो यही है कि हम फाइनेंशियल डिसीजन और प्रॉफिट में डायरेक्टली लिंक स्टैब्लिश कर सकते हैं। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। रिस्क को रिकॉग्नाइज नहीं करता है, बल्कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क को कंसीडर करता है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो रिस्क को कंसीडर नहीं करता है। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी, इसको प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंतर्गत हम कंसीडर नहीं करते हैं। और प्रमोट सोशल वेलफेयर तो बिल्कुल नहीं है। प्रॉफिट कंपनी अपने लिए कमाती है, ना सोसाइटी के लिए, तो ये भी गलत है। तो 9th का करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्रीली पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप इस दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करके भी हमें ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये था एक बहुत छोटा सा लेक्चर फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड, जो मुझे लग रहा था कि आने वाले एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो मैंने आपको डिस्कस करा है। अगर आपके कोई डाउट या सजेशन है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।